नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 8वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 8वां भाग शुरू करते हैं। जूही एक फोन कॉल में बिजी थी। आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोल करके विनम्रता के साथ पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आवाज सुन करके जूही की नजर दरवाजे की ओर उठी तो देखा सामने आदित्य है। उसने इशारे से आदित्य को अंदर आने और बैठने के लिए कहा। आदित्य आकर के जूही के सामने कुर्सी पर बैठ गया और तिरछी नजर से जूही को देख करके मन ही मन सोचने लगा, वाह, इस कुर्सी पर बैठ करके जूही कितनी स्मार्ट लग रही है। उसका व्यक्तित्व तो निखर आया है। अब वह पहले की जूही से ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग लग रही है। बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। इंटेलिजेंट तो है ही, इंटेलेक्चुअलिटी भी आ गई है जो उसके चेहरे से स्पष्ट झलकती है। समय की थपेड़ों से व्यक्तित्व तो काफी सशक्त हो गया है। सच ही तो है, इंसान को जब चोट पर चोट लगती है तो वह दर्द भी भूल जाता है और दर्द सहने की आदत सी पड़ जाती है। अब शायद मोटी छोटी बातों का असर जूही पर नहीं होता है। अब शायद छोटी मोटी बातों का असर जूही पर नहीं होता है। मुझे बुलाया है, पता नहीं क्या बात करने वाली है। जो भी बात करे मैं सॉफ्टली आंसर दूंगा। गलती मेरी ही है तो बर्दाश्त तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतने साल ऑफिस में जीएम का पद संभालते संभालते जूही को ऑफिशियल डेकोरम मेंटेन करने की तो आदत ही पड़ गई है। वही डेकोरम मेंटेन करते हुए उसने आदित्य से पूछा, चाय लोगे या कॉफी? तुम्हें तो मालूम है जूही, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, वो भी ब्लैक कॉफी। आज जूही किसी भी बात पर आदित्य को बिल्कुल भी ढील नहीं देने वाली, इसलिए आदित्य के बातों का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। बात बहुत पुरानी हो गई आदित्य, पुरानी बातें याद करना और याद रखना मैं जरूरी नहीं समझती। अतीत को भूल चुकी हूँ। तुमने कहा ब्लैक कॉफी, तो ठीक है, ब्लैक कॉफी मंगाते हैं। ओह, आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि बातें पुरानी हैं। ऑफ कोर्स, बहुत पुरानी बात है। उन बातों पर बहुत मोटी धूल की परत जम चुकी है। धूल की परत हटाने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हो? फॉरगेट पास्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कॉफी पीते हुए जूही ने बात शुरू की। आदित्य, आज तुम्हारी मॉम आई थी। तुम्हें तो पता है मैंने निर्भय से मिलने का वादा कर लिया है। वैसे भी मैं बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा देने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है उससे मुझे मिलना चाहिए। वैसे भी निर्भय उर्वशी का भी बेटा है तो मेरा फर्ज बनता है। जूही की बात सुन करके आदित्य को थोड़ा गुस्सा आया, परंतु कंट्रोल करते हुए कहा, बुरा मत मानना जूही, निर्भय केवल मेरा बेटा है, परंतु उर्वशी तो निर्भय से वीक में एक बार मिलती है, परंतु निर्भय पसंद नहीं करता है। उसे जब से पता चला है उसने दूसरी शादी कर ली है, तब से नापसंद करता है। हाँ, तुम्हारी माम ने मुझे बताया है, परंतु यह अच्छी बात नहीं है। वह तो बच्चा है, उसके मन में नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं उससे मिल करके उसे समझा दूंगी, देख लेना समझा करके। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने निर्भय से मिलने का वादा किया। तुम्हें जो बातें करनी है कर लेना। निर्भय तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। निर्भय से तो मैं मिल लूंगी, मगर तुम्हें कुछ और बात करने के लिए बुलाया है। कौन सी बात? थोड़ी देर चुप रह करके सोचते हुए जूही ने फिर कहना शुरू किया, आज तुम्हारी माम ने जो भी कहा मैं एक भी बात नहीं मान सकती। मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मुश्किल से मैंने सब कुछ संभाला है, लाइफ को सेटल किया है। दोबारा मेरी जिंदगी में हलचल हो मैं नहीं चाहती। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उर्वशी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। उर्वशी के प्रति मैं भी ग्रेटफुल हूं, क्योंकि उसने बुरे वक्त में तुम्हें सहारा दिया और तुम्हें सपोर्ट किया। तुम्हें सपोर्ट तो मैं भी कर सकता था, परंतु तुमने चाहा नहीं। तुम्हें यह बात कहने में शर्म नहीं आई? धक्का दे करके गर्त में गिराने के बाद सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हो। यह कौन सी दुनिया का दस्तूर है मुझे नहीं पता है। हाँ, शायद तुम जैसे अमीरों की दुनिया के दस्तूर होंगे। तुमने जो भी किया उसके बाद चाहने का कोई सवाल उठता है क्या? कोई
भी वेल एजुकेटेड और स्वाभिमानी लड़की कभी चाहेगी क्या? खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे तुमसे कहना है कि तुम कभी भी मेरी बेटी से नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि उसके डैड कौन हैं। और जब तक वह सब कुछ समझने लायक नहीं हो जाती है, मेरा मतलब बड़ी नहीं हो जाती है, तब तक मैं उसे यह राज कभी नहीं बताऊंगी, ना उससे तुम्हें मिलने की परमिशन दूंगी। अगर तुम मेरी यह बात मान सकते हो तो मैं ही निर्भय से मिलूंगी, तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी। मैंने सिस्टर मैरी से भी कह दिया है, तुम स्कूल में जाकर के भी उससे नहीं मिल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कानून का सहारा लूंगी। इसे मेरी धमकी मत समझना, मैंने अपनी बात कही है दृढ़ता के साथ। कहते कहते जूही थोड़ी रूड हो गई। जूही, तुम मुझे इतनी बड़ा सजा क्यों दे रही हो? क्या इससे तुम्हें खुशी मिल जाएगी? एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती तुम? मॉम आई थी तुमसे माफी मांगने के लिए, इतना तो सोचो उनकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं है, डैड के सामने उनकी तो चलती ही नहीं है। तुमने कभी सब कुछ बताने की कोशिश की थी क्या? तुम्हारे डैड का सामना करने का साहस तुम में नहीं था तो फिर किस बूते पर लिव इन में रहने आए थे? या फिर सोचा था कि जूही क्या कर लेगी? आखिर एक लड़की ही तो है। तुम मर्द लोग कब तक लड़कियों को अंडर एस्टिमेटेड करते रहोगे? माम की गलती नहीं है कैसे कह सकते हो? गलत का साथ देना भी तो गलती है। रहा सवाल तुम्हारी माम का, तो उनको जो समझाना था मैंने अच्छे से समझा दिया है, तुम उनसे बात कर लेना। प्लीज जूही, मुझे लेखा से मिलने दो, मेरा दिल बहुत तड़पता है इसके लिए। उससे मैं क्या कहूं आदित्य, यही कि वह शादी से पहले ही पैदा हो गई थी, मैं कुंवारी मां हूं, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और तुमने मुझे धोखा दे दिया। इन सब बातों को समझने के लिए वह अभी बहुत छोटी है, केवल 8th क्लास में पढ़ती है, यह बात नहीं समझेगी। जब बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ उसे बता दूंगी, तब मिलना उससे। उसे जब सब कुछ पता चल जाएगा तब खुद ही आएगी तुमसे सवाल जवाब करने। उसकी बातों का उत्तर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना। जूही ने स्ट्रगली अपनी बात रखी। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं, प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक मौका दो। यह संभव नहीं है। लेखा मेरे मॉम डैड की देख रेख में बड़ी हुई है, मुझसे ज्यादा उनका हक है उस पर। बहुत प्यार करते हैं दोनों, और सबसे बड़ी बात, केवल मैं ही नहीं, मेरे मॉम डैड मुझसे ज्यादा तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही दोनों की क्या हालत होगी मुझे पता नहीं है। मैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी और मॉम डैड से बढ़कर के कोई भी नहीं है। मेरे कारण मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए, लेखा के कारण उनका डिप्रेशन कुछ तो कम हुआ है, मगर पूरी तरह से गया नहीं है। मुझे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक कदम संभल करके चलना पड़ता है। अपने लिए मैंने बहुत जी लिया, अब मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। वैसे भी मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, उनका ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, इसके आगे तुम भी कुछ मत कहना। मैं चाहती थी कि फोन से बात करूं, मगर तुम आओगे सुन करके रूबरू बात करने का सोचा। जूही ने बहुत सख्ती से अपनी बात आदित्य के सामने रखी। बात करते करते जूही के चेहरे का हाव भाव और रूखापन देख करके आदित्य समझ गया कि जूही उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्यार तो दूर, जूही उससे नफरत ही करती है। आदित्य ने बहुत सोच करके बातें की, मगर जूही का यह रवैया उसकी आंखों में आंसू ला दिए। 2 बूंद निकल करके उसके गालों पर आ गिरी। आज पहली बार जूही ने इस तरह आदित्य को अपने सामने रोते हुए देखा। उसे बुरा भी लग रहा था और मन ही मन खुश भी हो रही थी, यह सोच करके कि वक्त की बात है। सबका वक्त हमेशा बुरा नहीं होता है और हमेशा अच्छा भी नहीं होता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है इंसान को। तुम समझे, जब मुझे बुरी हालत में त्याग दिया था और उर्वशी का हाथ पकड़ लिया था, तब कितने आंसू मैंने बहाए होंगे। तुम चाहते तो अपने डैडी का विरोध कर सकते थे, परंतु तुम ऐसो आराम छोड़ना नहीं चाहते थे। धन संपत्ति बहुत है, फिर सुख क्यों नहीं है अभी तुम्हारे पास? क्यों तुम इस तरह बिखरे पड़े हो? तुम्हें तो बहुत सुखी होना चाहिए, क्योंकि बहुत संपत्ति के मालिक हो तुम। तुम्हारे कोई भी आंसू अब मेरा दिल नहीं पिघला सकते। तुम्हारी आंखों में आंसू आदित्य पहली बार देख रही हूं। जब मैं रोती थी
तो तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे मैं बहुत कमजोर हूं, नाटक करती हूं, रो करके जीतना चाहती हूं। फिर आज क्यों रो रहे हो तुम? आज भी तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए जैसे तुम थे। समय कभी किसी का अपना नहीं होता है, इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले हर इंसान को सोचना चाहिए। तुम्हारे पास तो फिर भी धन संपत्ति है, सम्मान है, बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान है, समाज में धाक है। मेरे पास क्या है? एक बार सोचो, समाज ने मुझे क्या दिया होगा, क्या क्या सहा होगा मैंने। केवल तुम्हारी एक गलती के कारण मेरा हाथ थाम लेते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं क्यों कह रही हूं, बात तो खत्म हो चुकी है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय माफी मांगने के। हो सके तो जिंदगी में कभी माफ कर देना। मैं चलता हूं, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि निर्भय से मिल लेना। उसके चेहरे पर खुशी देख करके मुझे सुकून मिलता है। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगी। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ भी नहीं किया था, तुम्हें याद होगा। कल ही जाऊंगी मैं उससे मिलने के लिए, उसे बता देना, खुश हो जाएगा। उसे खुश देख करके मुझे अच्छा लगेगा। हमारे बीच में जो कुछ भी है उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं और इन्हीं बच्चों का सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया है। पता नहीं कहां तक मैं सफल हो पाऊंगी, परंतु कोशिश करती रहूंगी। सिस्टर मैरी और उर्वशी दोनों का मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन लोगों के कारण ही आज मैं यहां पर बैठी हूं। हां, मैं निर्भय को अवश्य बताऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूं। मॉम इंतजार कर रही होंगी। आखिर मैं इतना कहूंगा, अगर कभी भी किसी कारण से भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना, तुम्हारा एहसान मानूंगा। हां, एक और बात, विश यू ऑल द बेस्ट। किस बात के लिए? तुम आगे भी मोटिवेशनल टॉक देने वाली हो, उन सब के लिए। तुम सफल रहो, तुम्हें लोग पसंद करें, इसलिए। इतना कह करके अपने आंसू छिपाने के लिए आदित्य तेज कदमों से बाहर निकल गया। आदित्य को जाते हुए जूही देख करके सोच रही थी, ईश्वर मुझे फिर कभी ऐसा वक्त ना दिखाए कि कोई आवश्यकता हो और मैं तुम्हें पुकारूं। एक बार आवाज लगाऊंगी तो बहुत लोग हैं जो मेरे पास चले आएंगे। थैंक्स गॉड, मुझे इतनी कठिन परिस्थितियों में खड़े रहने की हिम्मत दी। जूही आदित्य के जाने के बाद कुछ काम करने के लिए उद्यत हो गई थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा उर्वशी का फोन है। हेलो, हाँ उर्वशी बोलो, क्या खबर है? क्या बताया है डॉक्टर ने? खबर अच्छी नहीं है जूही, तुमसे क्या छुपाना। वैसे भी तुम्हें जब तक मैं सारी बातें नहीं बताती तब तक मेरा खाना भी कहां हजम होता है। डॉक्टर ने बताया राघवेंद्र में ही कोई कमी है, इसलिए मैं आज तक कंसीव नहीं कर पाई और आगे भी उम्मीद नहीं है। बहुत साल मैंने इंतजार किया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने निर्भय को बहुत मिस करती हूं। जब तक कोई एक बच्चा मेरे जीवन में ना आए मैं निर्भय को बहुत मिस करूंगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बताओ राघवेंद्र जी में क्या कमी है। अगर नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं है। तुमसे क्या छुपाना है जूही, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, जो वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत अधिक वर्कलोड और टेंशन है लाइफ में। ओह यस आई नो। अगर मेरी मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूं उर्वशी। तुम जो भी कहना चाहती हो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, एक ऐसा बच्चा गोद ले लो, एक बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। यह केवल मेरा सुझाव है, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। जब मेरा बेटा है तो मैं बच्चा गोद क्यों लूं? मैं तो निर्भय के लिए कोर्ट में अपील करूंगी। मुझे पता है कोर्ट मानेगा नहीं क्योंकि मैंने शादी कर ली, फिर भी आखिरी कोशिश करूंगी। कल मैं निर्भय से मिलने जा रही हूं, पहले मुझे उसके मन की हालत जानने दो। वह एक बच्चा है, अब तक अपनी दादी और पापा के साथ रहा है, अब उसे अलग करना ठीक नहीं होगा। एक बार तुमसे अलग हो करके उसने बहुत मिस किया है तुम्हें। दोबारा उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए उर्वशी। एक फ्रेंड और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं यही सलाह दूंगी। फिर भी मैं उससे कल बात करूंगी। उस एग्जामिन करके देखना चाहती हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, फिर मैं तुम्हें बताती हूं। ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो कल तक इंतजार कर लेती हूं। राघवेंद्र जी ने क्या कहा?
वह तो इतने दुखी हैं कि मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में कभी डिस्कस करके देखेंगे क्या किया जा सकता है। एक बार तुम भी उनसे बात करना, उनके मन में क्या है तुम्हें खुल करके बताएंगे। ठीक है, मौका देख करके मैं एक बार बात कर लूंगी। तुम आओ ऑफिस, फिर दोनों मिल बैठ करके कुछ तय करेंगे। इससे पहले मैं कल निर्भय से मिल करके आती हूं। ठीक है, टेक केयर, बाय। कल ऑफिस आती हूं मैं, बाय। मोबाइल बंद करके जूही मन ही मन सोचने लगी, इस दुनिया में सर्व सुखी कोई नहीं है। उर्वशी के पास सब कुछ है मगर बच्चा नहीं है। आदित्य के पास सब कुछ है मगर एक जीवन साथी नहीं है। मेरे पास लेखा जैसी संपत्ति है मगर जीवन साथी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है इन लोगों से मैं ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि संतुष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। आज मैं जैसा भी जीवन जी रही हूं उससे मैं संतुष्ट हूं। लेखा को क्वालिटी टाइम दे पा रही हूं। लेखा के कारण मॉम डैड के मुख पर खुशी दिखती है तो दिल को सुकून मिलता है। यही सुकून ही तो सुख है, नहीं तो सुख की परिभाषा क्या है। अपना डिसीजन खुद लेती है और सही मायने में आजादी का यही तो अर्थ है। अब तक आजादी का अर्थ गलत तरीके से ले रही थी और यही आज के बच्चे कर रहे हैं। इसलिए उनको एक सही दिशा देने का मन में ठान लिया है तो इसे करने की पूरी कोशिश करूंगी। मॉम डैड के लिए कुछ कर पा रही हूं, इससे बड़ी संतुष्टि मेरे लिए कुछ नहीं है। सही मायने में अब मैं आजाद हूं। जूही आकर के अचानक फादर अल्बर्ट मैथ्यू के रूम के दरवाजे पर रुक गई। फादर कुछ पढ़ने में बहुत व्यस्त थे, इसलिए जूही को नहीं देखा। जूही को फादर को डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ, परंतु मिलना है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा। कुछ सोच करके उसने धीरे से कहा, फादर मे आई कम इन। जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी तो फादर ने नजर उठा करके देखा, सामने जूही खड़ी है। यस, कम इन माई चाइल्ड, कम इन एंड सिट डाउन। व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। खुशी जाहिर करते हुए फादर ने कहा। जूही ने बैठते हुए मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू फादर, आपको सरप्राइज देने का मन हुआ इसलिए पहले बताया नहीं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। नो माई चाइल्ड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि एक दिन एक और टॉक के लिए बुलाना है। आज आ गई तो आज फाइनल कर लेंगे। जूही ने आश्चर्य से कहा, अभी कुछ ही दिन पहले तो टॉक दिया था। मेरा टॉक बहुत पसंद आया क्या लोगों को फादर? हाँ, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। एक्चुअली हमारे स्कूल में इंटर स्कूल गेम कंपटीशन होने वाली है। मैंने सोचा उस दिन एक टॉक रखा जाए, क्योंकि दूसरे स्कूल के बच्चे आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे। तुम्हारी इतनी अच्छी मोटिवेट करने वाली बातों का फायदा दूसरों को मिलेगा और तुम और ज्यादा फेमस हो जाओगी माई चाइल्ड। मुस्कुराते हुए फादर ने कहा तो जूही भी बहुत खुश हो गई। हाँ फादर, मैं आऊंगी। रियली मैं हैप्पी हूँ कि लोगों को मेरा टॉक पसंद आ रहा है। फादर, मैं एक और काम से आई हूँ। जूही ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, बोलो क्या काम से आई हो? फादर, मैं निर्भय चोपड़ा से मिलना चाहती हूँ। दिमाग पर जोर डालते हुए फादर ने कहा, हु इज निर्भय चोपड़ा? आई फॉरगेट, टेल मी हिज फादर्स नेम। हिज फादर्स नेम इज आदित्य चोपड़ा। ओह, याद आया, आदित्य चोपड़ा। ही इज वेरी हम्बल एंड जेंटलमैन। मेरे स्कूल में बहुत डोनेशन देता है, बहुत काइंड हार्टेड है। आई लाइक हिम वेरी मच। उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही समझदार भी है। पर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? तुम आदित्य चोपड़ा को जानती हो क्या? फादर की बात सुन करके जूही क्या जवाब दे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ी देर चुप हो गई। फिर उसे अचानक याद आया कि उर्वशी भी बिजनेस वूमेन है। उर्वशी का नाम ले लेते हैं। फादर, मैं जिस कंपनी में हूं अभी, उसकी ऑनर उर्वशी कपूर हुए। वह आदित्य चोपड़ा को जानती हैं, उसी ने मुझे आदित्य के बारे में बताया है। आदित्य चोपड़ा का बेटा निर्भय मुझसे मिलना चाहता है और आदित्य चोपड़ा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। निर्भय इज योर लिटिल फैन। वेरी गुड। मैं अभी निर्भय को बुलवा देता हूँ। फादर ने अपने एक सर्वेंट को आवाज लगाई और कहा, मोहन, क्लास 7th में निर्भय चोपड़ा है, अभी बुला करके ले आओ। टीचर से कहना मैंने बुलाया है। यस सर, अभी बुला करके ले आता हूँ। थोड़ी देर में निर्भय आकर के फादर को विश किया और पूछा, फादर आपने मुझे बुलाया है? निर्भय को जैसे ही देखा जूही सरप्राइज हो गई। बिल्कुल आदित्य का डुप्लीकेट, वही नाक, वही आंखें, वही रंग, बड़ा हो करके कद काठी भी वैसे ही
ही पड़ेगा। जूनियर आदित्य चोपड़ा कह सकते हैं, यस माई सन, मैंने आपको बुलाया है। सामने जो बैठी हैं इनको पहचानते हो? यस फादर। मोटिवेशनल स्पीकर मिस जूही चोपड़ा, नमस्ते मैम। निर्भय ने मुस्कुरा करके जूही की ओर देखा। निर्भय की मुस्कान देख करके जूही फिर मन ही मन सोचने लगी, निर्भय की मुस्कुराहट बिल्कुल उर्वशी जैसी है, बिल्कुल मीठी सी मुस्कान, दोनों का मिला जुला रूप बहुत प्यारा सा बच्चा है। एक दिन देख करके ही आपने मुझे याद रखा, आपको मेमोरी बहुत शार्प है। निर्भय की बात सुन करके जूही ने आश्चर्य से कहा, मेरे पास आपकी फोटो भी है, मैंने गूगल सर्च करके लिया है। आजकल आप काफी फेमस हो गई हैं मैम, मुस्कुरा करके कहा निर्भय ने। निर्भय की बात सुन करके जूही को उस पर प्यार उमड़ आया तो वह उठ करके उसके पास आई और उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना पसंद करते हो मुझे, आई एम योर ग्रेट फैन मैम। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बार बार आपका स्पीच मैं यूट्यूब पर सुनता हूं और आपकी हर बात को याद रख करके उस पर चलने की कोशिश करता हूं। यू आर वेरी गुड एंड वेरी क्यूट। निर्भय ने हंसते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच मैम। जूही ने फिर फादर को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज फादर मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, इस बच्चे से बात करने के लिए क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? ऑफ कोर्स, मेरे रूम के पास में ही एक रूम है, मोहन दिखा देगा, वहां पर बैठ करके आराम से बातें करो। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। जहां जूही निर्भय को लेकर के उस कमरे में चली गई, निर्भय को प्यार से अपने पास बैठाया जूही ने और उसका मन सोच की गली में भटकने लगा। इतना प्यारा बच्चा इसे छोड़ करके चली गई। उर्वशी, इतना कठोर हृदय है उसका, क्या इस बच्चे से ज्यादा प्यार राघवेंद्र से हो गया? मानती हूं कि आदित्य से उसका प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, जिस कमी को वह अपनी जिंदगी में महसूस करती है वह कमी तो इस बच्चे से दूर कर सकती थी। पता नहीं क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा दोनों के बीच में, मुझे तो मालूम ही नहीं है। जाने दो, मैं क्यों इतना सोचने लगी, पर हाँ, इस बच्चे को देख करके मेरे मन में प्यार उमड़ आया। मैम आप इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से लेकर के आती हैं? निर्भय ने पूछा तो उसकी आवाज सुन करके जूही सोच की दुनिया से बाहर आ गई। निर्भय की बातों का क्या उत्तर दे जूही समझ में नहीं आया। बातें तो जीवन के अनुभव से सीखी हैं, उससे कैसे कह दें कि जीवन के अनुभव से सीखी हैं। इसलिए बच्चे के मन को समझाने के लिए उसने कहा, कुछ जादू की किताब है मेरे पास, वही किताबें पढ़ती रहती हूं और फिर सबको सुनाती हूं। अच्छा तो फिर मुझे भी बताइए कौन सी किताब है, मैं भी पढ़ूंगा और आपके जैसा बनूंगा। आप मुझे पढ़ाएंगी मैम? पहले तो आप मुझे मैम मत बोलो, मुझे आंटी बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी, बताइए ना, आप मुझे पढ़ाएंगी? आप तो अपनी माँ से भी पढ़ सकते हो, आपकी माँ मिलने आती है ना, उनको कहना पढ़ाने के लिए। माँ का नाम सुनते ही निर्भय के चेहरे में छाई हुई खुशी की रौनक ने बिल्कुल काले बादल का रूप धर लिया। देखते देखते निर्भय चेहरे का रंग इस तरह बदला, जूही ने बहुत अच्छे से उसे रीड किया और पूछा, क्या हुआ, आप एकदम उदास हो गए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप मुझे नहीं पढ़ाएंगी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे माँ से नहीं पढ़ना है। क्यों? माँ से क्यों नहीं पढ़ना है? माँ तो सबको बहुत अच्छी होती हैं, सबकी अच्छी होती हैं, परंतु मेरी माँ अच्छी नहीं है। माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। क्यों ना कहूँ, बार बार कहूंगा, मेरी माँ अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाती और ना ही दूसरी शादी करती। आप तो किसी की माँ हैं, तो आपने क्या दूसरी शादी कर ली? बहुत ही मासूमियत से सवाल किया निर्भय ने। निर्भय के सरल बाल मन से किए गए प्रश्नों ने जूही के मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। उसे क्या समझाए और क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। सच ही तो है, कोई माँ अगर बच्चे को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेगी तो उस बच्चे के मन में माँ के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है और यह स्वाभाविक ही है। आंटी आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, क्या आपने दूसरी शादी कर ली? निर्भय का यह मासूम सा प्रश्न ने जूही की आंखों में आंसू ला दिए। इसे लगता है सारी माँ दूसरी शादी कर लेती हैं। निर्भय के प्रति मेरे मन में प्यार और बढ़ गया। मैं समझती हूँ कि निर्भय को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है। निर्भय को अपने करीब खींच करके जूही ने उसके माथे पर एक चुंबन अंकित करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने दूसरी शादी नहीं की है, मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जैसी, बहुत प्यारी सी। इसलिए तो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी माँ हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी बातें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। आप मुझे फिर से
मिलने आओगी ना आंटी? निर्भय का एक और प्रश्न सुन करके जूही मन ही मन सोचने लगी, जरूर आऊंगी बेटा और तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हारे मन में सीखने की इतनी ललक है, इसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। बच्चों को सिखाने का जो बीड़ा मैंने उठाया है उसे मुझे पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जरूर आऊंगी बेटा तुमसे मिलने और तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। पढ़ाने की बात सुन करके निर्भय खुशी से उछल पड़ा। सच आंटी, कब से आओगी आप? मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। मैं फादर को बता दूंगी, फादर तुम्हें बता देंगे। अब आज चलते हैं बेटा, आप भी क्लास में जाओ, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। जूही ने आदित्य के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए कहा, थैंक यू आंटी, बाय, सी यू सून अगेन। एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए निर्भय अपने क्लास की ओर निकल गया। फिर से एक बार जूही फादर अल्बर्ट मैथ्यू के रूम के सामने खड़ी थी। हेसिटेशन हो रहा था जूही को फिर से फादर को डिस्टर्ब करने में। जूही कुछ बोले इससे पहले ही फादर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। फादर, एक और बात करनी थी आपसे। कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा है। डोंट हेजिटेट, व्हाट एयर यू वांट टू से फ्रेंडली एंड फ्रेंकली। फादर, निर्भय मुझसे पढ़ना चाहता है। क्या मैं स्कूल में आकर के एवरी वीक में एक दिन उसे पढ़ा सकती हूँ? स्कूल में क्यों, घर में भी तो पढ़ा सकती हैं। फादर की बातों का क्या जवाब दे जूही यही सोच करके थोड़ी देर चुप हो गई। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, फादर, रोज घर में टाइम नहीं मिलता है। मैं सोच रही हूँ संडे को आकर के स्कूल में पढ़ाऊंगी और भी बच्चे आ जाएंगे तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मेरे मॉम डैड एजेड हैं, उनके साथ सब कुछ मैनेज करना डिफिकल्ट है। आप अगर मुझे एक रूम प्रोवाइड कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर और बच्चे आना चाहते हैं तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगी। संडे को बच्चों का मैं एक मॉरल क्लास लूंगी। वेरी गुड आइडिया। रूम प्रोवाइड करना तो छोटी सी बात है, तुम संडे को आकर के देख लेना, जो रूम पसंद हो वही रूम ले लेना। मैं अपने ऑफिस स्टाफ से कह दूंगा संडे को अगर मैं नहीं आऊं तो उन लोग मैनेज कर देंगे। मैं सभी टीचर्स को भी बोल दूंगा ताकि वह अपने क्लास के बच्चों को बोल दें, जिनको पसंद है वे संडे आ जाएंगे। और आर यू हैप्पी? यस फादर, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फादर। यू ऑलवेज वेलकम माई चाइल्ड। यू डूइंग ए गुड जॉब। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट एंड स्पिरिट। अच्छा फादर, अब मैं चलती हूँ, संडे को आऊंगी, मुझे अभी ऑफिस जाना है। हैव ए गुड डे, बाय। जूही खुशी खुशी फादर के रूम से बाहर निकली। कार ड्राइव करते हुए जूही सोच रही थी मुझे अभी जा करके उर्वशी से निर्भय के बारे में सारी बात करनी चाहिए कि नहीं। उर्वशी तो पूछेगी जरूर, बात स्पष्ट कर ही लेनी चाहिए। सच जान करके उर्वशी को शायद बहुत दुख होगा, मगर कुछ नहीं कर सकती। सच को छुपाना भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, जा करके पहले मुझे एक बार आदित्य को सारी बातें बतानी है। इतना प्यारा लड़का है निर्भय, उसके लिए मुझे भी अपना मन थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। आदित्य कुछ काम में व्यस्त था, इतने में मोबाइल की घंटी बजी तो उसने देखा जूही का कॉल है। अचानक जूही का कॉल देख करके वह सरप्राइज भी हुआ और खुशी भी हुई उसे। जब से आदित्य से जूही अलग हुई है आज तक जूही ने कभी कॉल नहीं किया। आज पहली बार उसने आदित्य को कॉल किया है, वो भी निर्भय के लिए। हेलो, हाँ जूही बोलो, क्या बात है? मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हारा फोन देख करके। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए फोन किया। क्या बात है? निर्भय को लेकर के बात करनी है इसलिए फोन लगाया, वरना तुम्हें तो मैं फोन कभी नहीं लगाते। तुम्हारा गुस्सा अभिमान जो भी कहो जायज है, बोलो क्या बात है? निर्भय को लेकर के कौन सी बात करनी है? अभी मैं निर्भय से मिल करके आ रही हूँ, बहुत खुश था मुझसे मिल करके। बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा। बेटे का मुखड़ा देख करके जिंदगी जिया जा सकता है, इतना प्यारा है। मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझसे पढ़ने की जिद की है इसलिए मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। संडे को मैं स्कूल जा करके उसे पढ़ाऊंगी। फादर ने मुझे एक रूम दिया है, उसके साथ और बच्चे आना चाहेंगे तो उनको भी पढ़ाऊंगी। आदित्य को लगा कि वह अभी कुर्सी से खुशी के मारे उछल पड़ेगा। अपनी खुशी बिना दबाए ही आदित्य ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम संडे को पढ़ाने आओगी निर्भय को? एक संडे, वह भी मेरे बेटे को?
देने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहूं तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा मैं। बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगी क्या? नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं, केवल मोरल क्लास लेनी है, जिसकी बहुत आवश्यकता है आजकल। पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। तुम जो भी कहो सराखों पर बोलो। क्या वादा करना है? निर्भय को छोड़ करके तुम बाहर से ही निकल जाओगे, मुझसे मिलने नहीं आओगे। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है। तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है तो मैं इतना नहीं कर सकता क्या? अगर कभी तुमने बुलाया तो ही आऊंगा, अदरवाइज कभी नहीं आऊंगा। मेरा वादा रहा। ठीक है, फिर संडे को 10 बजे तक निर्भय को छोड़ स्कूल में छोड़ देना। 2 घंटे की क्लास लूंगी। 12 बजे आकर के उसे ले जाना। बाहर इंतजार करना, निर्भय खुद आ जाएगा। तुमसे वादा किया है जूही, निभाऊंगा भी। एक बार अपना वादा टूटा, दोबारा टूटने नहीं दूंगा। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। ठीक है, रखती हूं। जूही ने मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल बंद करने के बाद भी कुछ देर अपने कानों से मोबाइल लगा करके रखा आदित्य ने और महसूस करता रहा जूही की मीठी मीठी आवाज को। आज उसका मन खुशी से पागल है। इतने सालों के बाद उसके चेहरे पर यह खुशी की आभा बिखरी है। वह मन ही मन कह उठा, इतना बड़ा उपकार करने के लिए दिल की गहराइयों से मैनी मैनी थैंक्स जूही, माई लव। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूल सकता और ना ही किसी का हाथ पकड़ सकता हूं। आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, या सोच करके कि शायद तुम लौट आओ। रात भर उर्वशी बेचैनी के मारे ठीक से सो नहीं पाई। एक तो डॉक्टर की रिपोर्ट निगेटिव आने के कारण परेशान थी, ऊपर से जूही से निर्भय के बारे में सब कुछ जानने की बेचैनी थी। जैसे ही आंखें बंद करती, निर्भय का चेहरा सामने आ जाता, जैसे वह आंखों में आंसू लिए कह रहा हो, मां मेरा क्या कसूर था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों छोड़ करके चली गई? आप में और पापा में अगर कोई लड़ाई थी तो उसमें मेरा क्या दोष? क्या मां ऐसी होती हैं, अपने बच्चे को छोड़ करके चली जाती हैं और फिर से शादी कर लेती हैं? अपनी खुशी के लिए अपनी शादी कर ली, फिर मेरी खुशी का क्या? एक बार भी नहीं सोचा आपके जाने से मुझे बहुत दुख होगा, मैं आपको बहुत याद करूंगा, आपके बिना कैसे रहूंगा? मैंने तो सुना है माँ का दिल बहुत कोमल होता है, परंतु आप ऐसी कठोर कैसी हो गई? मुझे आपसे नफरत है। आपसे क्या, आप जैसी हर मां से नफरत है। उर्वशी जोर से आंखें मींच लेती है ताकि निर्भय का चेहरा सामने ना आए। उर्वशी का मन फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, शायद इसलिए मैं दोबारा मां नहीं बन पा रही हूं। निर्भय की आह लगी होगी। बच्चे के दिल से निकली आह कभी बेकार नहीं जाती है। सचमुच मैंने अपनी खुशी के लिए निर्भय के साथ अन्याय किया। और जूही को देखो, आदित्य से इतना धोखा मिलने के बाद भी उसके बच्चे को जन्म दे करके इतनी अच्छी तरह से परवरिश कर रही है। सचमुच जूही बहुत ग्रेट है। जूही में और मुझ में बहुत फर्क है, इसलिए शायद जूही को बहुत ज्यादा पसंद करता है निर्भय, सम्मान भी देता है। रात तो जैसे तैसे बेचैनी में बीत गई उर्वशी की, मगर सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले वह जूही के कमरे में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग जूही। गुड मॉर्निंग उर्वशी मैम, आइए आइए बैठिए। उठ करके खड़ी होते हुए जूही ने कहा, ऑफिस डेकोरम मेंटेन करना छोड़ो जूही, अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं। यहां पर कोई नहीं है, बहुत देर मैं इंतजार नहीं कर सकती। पहले तुम बताओ कि कल निर्भय से क्या बात हुई, कैसा लगा उससे मिल करके? उर्वशी बहुत बेचैन लग रही थी। बताती हूँ, सुबह सुबह आई हो, पहले 2 कप कॉफी हो जाए। हाँ, मंगा लो 2 कप कॉफी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। घर में तो चैन से बैठ करके पी नहीं पाते हैं, आने की जल्दी रहती है, यहाँ बैठ करके चैन से कॉफी पी लेती हूँ। पीते पीते बात करेंगे। गोविंद 2 कप कॉफी भिजवा देना, जूही ने सर्वेंट को आवाज लगाई। कॉफी का कप हाथ में लेकर के उर्वशी ने जैसे ही जूही की ओर देखा तो जूही थोड़ी सकपका गई, क्योंकि उर्वशी की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा था। तुम्हें क्या हो गया है उर्वशी? ऐसा लग रहा है रात भर सोई नहीं हो, चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। जूही ने चिंता जताई। कुछ नहीं, रात को थोड़ी टेंशन हो रही थी, इस कारण अच्छे से नींद नहीं हुई। तुमसे मिलने की बहुत बेचैनी थी, निर्भय के बारे में सारी बातें जानने की बड़ी बेचैनी थी। अब बताओ सारी बातें।
कल क्या क्या बातें हुई। उर्वशी अधीर हो उठी। निर्भय से मिलकर के बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा बच्चा है, आगे की बातें कैसे बताएं सोच करके रुक गई जूही। क्या हुआ, बात करते करते क्यों रुक गई? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है सब कुछ जानने की। देखने में आदित्य का डुप्लीकेट लगता है निर्भय, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जूनियर आदित्य सामने है। हंसने का ढंग तो तुम्हारे जैसा है, बहुत प्यारी सी हंसी, मगर बातें करने का ढंग आदित्य जैसा ही है। मेरी बात सुन करके तुम बुरा मत मानना, जो मैंने समझा वही कह रही हूं। यह सब तो ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर बात क्या हुई? मुझसे पढ़ने की जिद कर रहा था, कह रहा था मेरा बड़ा फैन है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझसे सीख करके मेरे जैसा बनना चाहता है। तुमने क्या कहा, पढ़ाना है क्या उसे? पढ़ने की उसकी इच्छा देख करके मैं मना नहीं कर पाई। उर्वशी, एक बच्चे को कुछ सीखना है तो उसे मना करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फादर से बात की, उन्होंने एक रूम देने का वादा किया है। मैं एवरी संडे को जा करके मोरल क्लास लूंगी, अगर दूसरे बच्चे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। यह तुमने अच्छा किया जूही, मुझे अच्छा लगा सुन करके, परंतु आदित्य तैयार है क्या? हाँ, मैंने आदित्य से बात कर ली है, वह तो बहुत खुश है, खुशी से पागल हो रहा था और बार बार मुझे थैंक यू दे रहा था। फिर तो और भी अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि मेरे बारे में कोई बात हुई? हाँ, मैंने कहा था मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो, मॉम से पढ़ लो। कहते कहते फिर जूही रुक गई। क्या हुआ, क्यों रुक गई तुम? जो भी हुआ क्लियर बोलो ना, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। सुन करके तुम्हें दुख होगा, कैसे बताऊं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। कमान जूही, जो भी सच है बताओ, डोंट वरी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। तुम्हें पसंद नहीं करता है, कह रहा था, मैं मिलना भी नहीं चाहता। क्यों? मैं तो जा करके बहुत प्यार से बात करती हूँ उससे। फिर क्या हो गया? तुम्हारी दूसरी शादी वह एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसे लगता है तुमने गलत कदम उठाया है। माँ को बच्चे को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए और दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। बाल मन है, पता नहीं मन के अंदर क्या क्या चलता होगा, कितने प्रश्न उठते होंगे। मुझसे भी कह रहा था, फिर आपने क्यों नहीं शादी की अपनी बेटी को छोड़ करके? माम ने मुझे क्यों छोड़ दिया? सारी बातें तो मैं उसे समझा नहीं सकती, इसलिए मैंने इतना कहा। ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। क्या कहूं बोलो, मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। बात करते करते जूही की आंखें नम हो उठी। उर्वशी भी बिल्कुल खामोश हो गई, उसकी भी आंखें नम और गला भर आया। सही कहा तुमने जूही, तुम क्या जवाब देती, मैं भी उसे कैसे समझाऊं? आदित्य और मेरे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, पर इसमें उस मासूम का क्या दोष है? उस मासूम को कैसे समझाऊं? हाँ, मुझे उसे साथ लेकर के आना चाहिए था, परंतु उस समय जो निर्णय मैंने लिया, अब लग रहा है मैंने गलत निर्णय लिया। अब कुछ नहीं हो सकता है। जब वह खुद मुझे पसंद नहीं करता है तो उसे फोर्स करके लाने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर एक बार उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचेगा। अभी वह अपने डैड और दादी के साथ बहुत खुश है। रहने दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैंने उस मासूम का दुख दिया, इसलिए मेरी कोख सूनी रह गई। केवल कोख ही नहीं, मेरे मन का कोना भी सूना सूना है। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रही थी, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम समझदार हो, खुद ही समझ गई। परंतु जूही, सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में यह सूनापन क्यों है? राघवेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता है, समाज में पहचान है, जायदाद है, मैं अपने मॉम डैड के साथ रहती हूं, फिर भी यह सूनापन क्यों है? शायद कोई बच्चा मेरे सूनेपन को दूर कर सकता है, परंतु नसीब देखो, मैं मां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक बच्चे को गोद ले लो, तुम्हारे लिए गोद लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारी जैसी हस्ती को तो कोई भी अनाथ आश्रम बच्चा खुशी से दे देगा। इसके लिए मेरा मन अभी तैयार नहीं है। मैं तो चाहती थी मेरे और राघवेंद्र के प्यार की निशानी हमारी गोद में खेले, मगर डेस्टिनी देखो, यह संभव ही नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूं जूही, अगर हो सके तो लौट जाओ आदित्य के पास। मेरे निर्भय को एक अच्छी मां मिल जाएगी। निर्भय तुम्हें बहुत पसंद करता है, वह खुश हो जाएगा। उर्वशी की आंखें की कोरों में आंसू तैरने लगे। यह संभव नहीं है उर्वशी। क्या संभव नहीं है? आदित्य से तुमने बात तो कर ली, निर्भय को छोड़ने आएगा तब मिलेगा भी, उसके साथ बैठ करके बात कर लेना, फिर खुद को तैयार कर लेना। यह संभव नहीं है उर्वशी। मैं अपने मॉम डैड के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती।
आदित्य निर्भय को बाहर से छोड़ करके चला जाएगा। मैंने उससे वादा लिया है कि वह मुझसे मिलने ही आएगा। निर्भय तुम्हारा बेटा है, इसलिए जितना बन पड़ेगा उसके लिए मैं करूंगी। दूसरे बच्चों के लिए करने का सोचा है तो निर्भय तो अपना है। मैं साथ रहती नहीं हूं तो क्या हुआ, दूर रह करके भी मैं जितना बनेगा करूंगी। निर्भय की चिंता करना छोड़ दो तुम। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो ठीक है, मगर जीवन में कभी समय तुम्हें मौका देता है तो आदित्य को माफ कर देना। मैं जानती हूं आदित्य तुमसे प्यार करता है और केवल तुमसे ही प्यार करता है। अच्छा तो मैं अब चलती हूं, तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। बच्चा गोद लेने के बारे में जरूर सोचना उर्वशी, जीवन का सूनापन कम हो जाएगा। एक बच्चे का आ जाना जीवन में बहुत बदलाव ला देता है। ओके, तुम्हारी बात पर सोचूंगी। एक मुस्कान दे करके उर्वशी अपने केबिन की ओर निकल गई। जूही घर में आते ही सबसे पहले अपनी लाडली लेखा को ढूंढती है। लेखा भी दौड़ करके मां के स्वागत के लिए आ जाती है, मगर आज वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। जूही उसे ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आई तो देखा पढ़ने का बहाना बना करके बैठी हुई है। जूही समझ गई आज किसी कारण से अपनी मॉम से नाराज है। धीरे से लेखा के पास आकर के उसके सर पर हाथ रखते हुए जूही ने पूछा, क्या हुआ मेरी परी को, आज मुझसे बात नहीं कर रही है? मेरा वेलकम भी नहीं करने आई। मैं आपसे बात नहीं करूंगी मॉम, आपसे बहुत नाराज हूं। मैं जान सकती हूं मेरी परी क्यों नाराज है? कितने दिन हो गए आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गई, हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खाना और सो जाना। मैं घर में बैठ बैठ करके बहुत बोर हो रही हूँ। कितने दिन हो गए मुझे माल भी लेकर के नहीं गई, बहुत सारी शिकायत थी लेखा की। अच्छा तो परी मुझसे इसलिए नाराज है। ठीक है, इस संडे को हम परी को एक नई जगह पर लेकर के जाएंगे, बहुत मजा आएगा, नए नए दोस्त मिलेंगे। माँ की बात सुनकर के लेखा खुशी से उछल पड़ी। सच मॉम, कहाँ जाएंगे हम? सरप्राइज है, अभी से कैसे बताएं, संडे को पता चलेगा। फिर ठीक है मॉम, आप फ्रेश हो करके आओ। तुमने हॉर्लिक्स वाला दूध पी लिया? नहीं माम, मैंने आज नहीं पिया है, आपसे नाराज थी इसलिए। नानी ने दिया था मगर मैंने मना कर दिया। आप फ्रेश हो करके आओ, मैं आपके लिए चाय और अपने लिए दूध लेकर के आती हूँ। दोनों मिल करके पीते पीते बात करेंगे। मेरी परी तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, मैं फ्रेश हो करके आती हूँ। माँ और बेटी दोनों दिन भर की दिनचर्या के बारे में सारी बातें एक दूसरे को जरूर शेयर करती हैं। खासकर दिन भर स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पढ़ाई कैसे हुई, होमवर्क क्या दिया, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आदि बातें जूही लेखा से अवश्य करती है। दोनों अपनी अपनी बातें करने में व्यस्त थे कि इतने में नानी प्रतिभा हाथ में चाय का कप लेकर के दोनों के पास आ गई। क्या बात हो रही है माँ और बेटी में? हंसते हुए प्रतिभा ने पूछा। बस दिन भर की बातें हो रही हैं मॉम। आज लेखा ने स्कूल में क्या किया, क्या होमवर्क दिया, आदि याद। डैड की तबीयत कैसी है? डैड क्या कर रहे हैं? सामने लान में बैठ करके चाय पी रहे हैं और कोई किताब लेकर के बैठे हैं। तबीयत तो जैसी थी वैसी ही चल रही है, ना खराब है और ना सुधार है। डेट भी सामने आ रही है। डैड को ले जाना है एक दिन डॉक्टर के पास। तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी। दिन भर भागती रहती है, कभी तो आराम नहीं करती है, जब देखो तब काम ही काम। इसलिए तो मैं आज नाराज थी मॉम से। हमेशा काम करती रहती हैं, कभी मुझे कहीं पर लेकर के नहीं जाती हैं। कितने दिन हो गए नानी माल भी नहीं गए हम, शिकायत के लहजे में कहा लेखा ने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने लेखा। इस संडे को कहीं ले जाना परी को घुमाने। इस संडे का काम का बहाना मत बनाना। प्रतिभा ने लेखा का साथ दिया। हाँ मॉम, मैंने वादा किया है परी से, इसे ले जाऊंगी संडे को। संडे को मेरा एक प्रोग्राम है बच्चों के लिए, परी भी चलेगी मेरे साथ और वहीं से दोनों माँ बेटी चले जाएंगे मॉल। सामने परी का बर्थडे भी आ रहा है, उसे कुछ कपड़े दिलवा देंगे उसका मन पसंद। हम घर में लंच नहीं करेंगे, मॉल में ही करेंगे। आप दोनों घर में लंच अपने हिसाब से ही बनवा लेना। जूही ने सारा प्रोग्राम बताया माँ को। यह तो बहुत अच्छा किया तूने। इस संडे को कहीं ना जा करके पूरा समय लेखा को देने का सोचा है। बच्चों का क्या प्रोग्राम है बेटा? जिज्ञासावश प्रतिभा ने पूछा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में बच्चों का मोरल क्लास लेना है। फादर ने एक रूम दिया है। अब मैं एवरी संडे को बच्चों की एक क्लास लूंगी। मेरा मोटिवेशनल टॉक सुनने के बाद बच्चे तो मेरे फैन हो गए मॉम। बच्चों की ही डिमांड है। परी को भी मजा
मजा आएगा, बहुत से नए बच्चों से दोस्ती हो जाएगी। संडे को तू घर में नहीं रहेगी, फिर बिजी रहेगी संडे को। कभी कभी हमारे साथ भी तो बैठ करके एवरी संडे ना जा करके मंथ में 2 संडे जाया कर और 2 संडे घर में बिताया कर। तेरे डैड से भी तो कभी कभी मुलाकात करनी चाहिए, बैठ करके बातें करनी चाहिए। अपने मन में आई बात प्रतिभा ने स्पष्ट कह दिया। ठीक है माम, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। एवरी मंथ 2 संडे जाया करूंगी। अब तो खुश हो ना तुम लोगों की खुशी में तो ही मेरी खुशी है। एक समझदार बेटी की भांति जूही ने मां की आज्ञा का पालन किया। जूही अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती जिससे कि उसके मॉम डैड को दुख पहुंचे। जूही ने आदित्य का बेटा निर्भय के बारे में अपने मॉम से कुछ भी नहीं बताया। इस समय मॉम डैड दोनों की तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए उनसे यह बात छुपाना ही बेहतर है। सोच कर उसने यह निर्णय लिया कि दोनों से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। निर्भय से लेखा का परिचय तो अवश्य कराएगी जूही, मगर लेखा को भी यह नहीं बताएगी कि आखिर निर्भय किसका बेटा है। बताए भी तो क्या बताए। आदित्य चोपड़ा एक बिजनेसमैन है, कहने से लेखा को क्या समझ में आएगा, इसलिए केवल एक दोस्त के रूप में उसका परिचय कराएगी। जूही ने जो भी सोचा समय के हिसाब से सही सोचा। आगे समय क्या रंग लाता है या तो किसी को भी नहीं पता है। जूही स्कूल बिल्कुल समय से पहुंची और बेटी लेखा के साथ रूम में बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। स्कूल के स्टाफ ने रूम अच्छे से तैयार कर दिया, सब बच्चों के बैठने की जगह का इंतजाम कर दिया। सब कुछ देख करके जूही को बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी, सचमुच फादर बहुत ग्रेट इंसान है, रियली ए हब्बल पर्सन। उनसे मिल करके मन खुश हो जाता। बहुत पॉजिटिविटी है उनमें। अकेले निर्भय के कारण मेरे कहने पर इतना सब इंतजाम कर दिया, परंतु अभी तक निर्भय नहीं आया। दूसरे बच्चे आएंगे कि नहीं पता नहीं, परंतु निर्भय को तो आना ही चाहिए। उसी के कारण तो इतना अरेंजमेंट किया गया है। जूही अपनी दुनिया में खोई हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, मैं आई कम इन मैम। जूही ने नजर उठा करके देखा, प्यारी सी मुस्कान बिखेर करके दरवाजे के सामने निर्भय खड़ा है। निर्भय की मुस्कान देख करके जूही खुश हो गई और उसका मन सोच की दुनिया में विचरण करने लगा। कितना खुश है निर्भय, कितनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी उसने। सच, एक बच्चे के चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं हो सकता है। जूही को चुप देख करके निर्भय ने फिर से कहा, मैं आई कम इन मैम। निर्भय की आवाज कानों में पड़ते ही जूही सोच की दुनिया से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए कहा, यस यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आप किसके साथ आए हैं? जूही ने मुस्कुरा करके कहा। हालांकि उसे पता था कि जरूर आदित्य के साथ ही आया होगा। पापा के साथ आया मैम। पापा चले गए कि बाहर खड़े हैं? जिज्ञासावश पूछा जूही ने। पापा मुझे छोड़ करके ही वापस चले गए, 12 बजे फिर लेने आ जाएंगे। बातचीत चल ही रही थी कि 2 बच्चे और आ गए। आ करके दोनों ने विश किया और जूही के सामने खड़े हो गए। पहले आप दोनों अपना परिचय दो, आपका क्या नाम है? एक बच्चे से पूछा जूही ने। मेरा नाम नितिन है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूं मैम। मेरा नाम सूर्यांश अरोड़ा है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूं। निर्भय को तो आप जानते ही हो, मेरे साथ मेरी बेटी लेखा 8th क्लास में पढ़ती है, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में। लेखा का परिचय कराते हुए जूही ने कहा। सबसे पहले सूर्यांश आगे बढ़ा और लेखा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? लेखा ने भी फौरन मुस्कुरा करके हाथ मिलाते हुए, ऑफ कोर्स, आज से हम दोनों दोस्त हैं। थैंक यू फ्रेंड, मुस्कुरा करके सूर्यांश ने कहा। सूर्यांश को इस तरह बिंदास बातें करते हुए देखा तो जूही को अपना जमाना याद आ गया। एक दिन आदित्य ने भी ऐसे ही हाथ बढ़ा करके कहा था, फिर दोनों में दोस्ती हुई। ऐसी दोस्ती कि दोनों की दोस्ती की स्कूल में बहुत चर्चा होने लगी थी। सब कुछ सोच करके जूही थोड़ी देर के लिए घबरा गई और फिर खुद को शांत कर लिया, यह सोच करके कि दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सूर्यांश के बाद नितिन भी आगे बढ़ा और केवल इतना कहा, हेलो लेखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। ग्लैड टू मीट यू। सेम हेयर, थैंक यू। लेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। जूही ने फिर धीरे से बच्चों से कहा, आप सब डेस्क पर एक जगह बैठ जाओ, मैं क्लास शुरू करती हूँ।
क्लास के बाद आप लोगों को जो भी सवाल करना हो कर सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों को समझा दूंगी। सभी बच्चों ने एक साथ कहा ओके मैम। जूही बच्चों को एटीट्यूड मैनर्स के बारे में एक एक करके समझा रही थी। बच्चे बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तानी संस्कार संस्कृति के बारे में समझाने लगी। हमारे समाज में जो पारिवारिक प्रथा आज भी बहुत अच्छे से चली आ रही है, इस बारे में डिटेल में बता रही थी। पुराने समय में संयुक्त परिवार होता था, उस बारे में भी कुछ कुछ बातें बच्चों को समझाया और परिवार प्रथा का महत्व क्या होता है उसकी अच्छी जानकारी दी। सबसे पहला प्रश्न निर्भय ने किया, मैम जब हमारे समाज में परिवार प्रथा पर जोर दिया जाता है तो परिवार टूटता क्यों है? निर्भय का प्रश्न सुन करके जूही समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। वही ब्रोकन फैमिली का बच्चा है, मां से अलग होने का दर्द सहा है। उसके दिल में यह प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा होगा कि आखिर मां और पापा क्यों अलग हो गए। अब इतने छोटे बच्चों को सारी बातें समझा तो नहीं सकते, परंतु बताना तो पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। बेटा कई बार विचारों में तालमेल नहीं होता है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर वही रास्ता चलता है अलग होने का। एक घर में रह करके लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है अलग रह करके अच्छी जिंदगी जिए। यही सोच करके अलग हो जाते हैं। जूही ने अपने तरीके से समझाया, मैं मम्मी पापा तो अपने बारे में सोच करके अलग हो जाते हैं, मगर बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, फिर बच्चों का क्यों मम्मी या पापा से अलग रहना पड़ता है? दोनों का प्यार एक साथ क्यों नहीं मिलता है? फिर निर्भय ने अपने मन का प्रश्न रखा जूही के सामने। निर्भय का यह प्रश्न जूही को चिंता में डाल दिया। अब इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं इस बच्चे को? सच में बच्चों का क्या दोस्त है? मम्मी पापा की गलती की सजा बच्चों को क्यों मिलती है? निर्भय अपनी माँ से अलग है तो लेखा अपने पापा से अलग है। दोनों बच्चे बहुत मायूस हैं, इनका तो कोई दोष नहीं है। ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं इस दुनिया में जो बचपन से ही इस दर्द को सहते हैं और इस दर्द को लेकर के बड़े होते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बच्चे डिप्रेशन में बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। प्यार पर से उनका भरोसा उठ जाता है। वे किसी से प्यार भी कर लेते हैं तो जीवन भर प्यार को निभा नहीं पाते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। क्या उत्तर दूं मैं अब? पर मुझे कुछ तो इनको समझाना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, माता पिता अपने सुख का तो सोच लेते हैं परंतु बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। सबसे पहले माता पिता को अपने सुख का नहीं बच्चों की खुशी का सोचना चाहिए। परंतु बात इतनी बढ़ जाती है कि उस समय उनका दिमाग शायद काम नहीं करता है और सोच नहीं पाते, या तो उन पर ईगो हावी हो जाता है। या जो ईगो है ना, यह सभी मुसीबतों की जड़ है। इसलिए मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आप अपने मन का ईगो निकाल करके बाहर फेंकने की कोशिश करो। उस खाली स्थान को अच्छी भावना और अच्छे विचारों से भर दो। किसी से जलन की भावना रखने के बजाय उससे मित्रता का हाथ बढ़ाओ। देखना जीवन में कभी मुश्किल घड़ी आए तो उसे आप अच्छे विचारों से सोच समझ करके सुलझा सकते हो। बात लड़ाई तक नहीं पहुंचेगी। अपने तरीके से जूही ने बच्चों को समझाया, मगर मैं मम्मी पापा लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके अपने ईगो पर कंट्रोल करना क्यों नहीं आता है? क्यों कभी उन्होंने कोई मोटिवेशनल टॉक या मोरल क्लास अटेंड नहीं किया? इस बार प्रश्न किया सूर्यांश ने। सूर्यांश का प्रश्न सुनकर के जूही सोचने लगी। सूर्यांश का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। क्या सचमुच हमारे समय में हमने कभी मोटिवेशनल टॉक या मोरल टॉक अटेंड नहीं किया है, मगर एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल दिया। उस समय पर गौर नहीं किया और ना अमल करने की कोशिश की। यही तो कमजोरी है, इसी कमजोरी को तो दूर करना है। अब बच्चों को कैसे समझाएं कि उस जमाने के लोग अपनी कमजोरी पर लगाम क्यों नहीं लगा पाए? जिस बात पर हम खुद अमल नहीं कर पाए उस बात को बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों के मन में प्रश्न तो होगा ही, फिर भी मुझे कुछ तो समझाना पड़ेगा ही। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे समय में भी मोटिवेशनल टॉक और स्कूल में मोरल क्लासेस हुआ करते थे, मगर शायद
उस पर अमल नहीं करते थे हम। यही हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी बताने में हमें कोई शर्म नहीं है। हमें भी अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करनी चाहिए थे, मगर नहीं की। उसी से तो हमने सीखा है कि आगे की जनरेशन को वह गलती नहीं करनी चाहिए जो हमने की है। इसलिए मैंने मोटिवेशनल टॉक देना शुरू किया। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप उस बात पर अमल करते हैं या सुन करके भूल जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस जनरेशन में बदलाव जरूर आएगा। आपने तो सुना ही है, दुनिया में परिवर्तन ही है जो अस्थायी है, बाकी सब कुछ क्षीण भंगुर है। आज है तो कल नहीं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। और किसी के मन में कोई प्रश्न? जूही ने बड़े प्यार से बच्चों से पूछा। नहीं मैम, और कोई प्रश्न नहीं है। हम थोड़ी देर आपस में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे से, एक बार नितिन ने कहा। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बैठ करके आपस में बातें करो, डिस्कस करो। जो मैंने आप लोगों को समझाया है उस पर अपने विचार एक दूसरे के सामने रखो। इससे आपस में दोस्ती बढ़ेगी और एक दूसरे के विचार जान पाओगे। जी मैम, हमने मोरल क्लास में एक बहुत अच्छी बात सीखी है। मेरे पास एक विचार है और किसी और के पास एक विचार है। जब तक हम अलग हैं हमारे पास एक ही विचार होता है। जब हम में दोस्ती हो जाती है तो अपने विचार का आदान प्रदान करने से मेरे पास दो विचार हो जाते हैं, मेरे दोस्त के पास दो विचार हो जाते हैं। इसलिए विचारों के आदान प्रदान करना और दोस्ती करना बहुत आवश्यक है। सूर्यांश ने अपने विचार रखे। सूर्यांश ने इतनी अच्छी बात कही तो सूर्यांश की बात लेखा को बहुत अच्छी लगी। लेखा अपनी जगह से उठ करके सूर्यांश के पास आई और मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाते हुए कहा, अपनी दोस्ती पक्की हो गई। तुमने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमसे बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। सूर्यांश ने मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मुझे दोस्ती करना बहुत पसंद है। आज से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ऑफ कोर्स हूँ। मुझसे अपने विचार शेयर करोगे क्या? बड़ी मासूमियत से लेखा ने पूछा। जरूर करूंगा। तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी क्या? क्यों नहीं, लिख लो मेरा नंबर। लेखा ने अपना मोबाइल नंबर सूर्यांश को दिया। दोनों की सारी बातें जूही सुन रही थी। लेखा ने जैसे ही मोबाइल नंबर सूर्यांश को दिया तो उसके मन को थोड़ा सा खटका लगा, परंतु बच्चों को कुछ कहना उचित नहीं होगा सोच करके चुप हो गई। उसे अपना स्कूल लाइफ याद आ गया। ऐसे ही तो उसने आदित्य को अपना मोबाइल नंबर दिया था। दोनों में दोस्ती भी हुई थी, फिर विचारों के आदान प्रदान होने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, प्यार परवान चढ़ा और हम दोनों साथ साथ रहने लगे। अपने माता पिता की बात नहीं सुनी अपनी खुशी के लिए। मेरे और आदित्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई जो इस जिंदगी में कभी भर नहीं सकती। जूही का मन लेखा को लेकर के चिंतित हो उठा और उसे डर भी लगने लगा, परंतु वह तो अपने टॉक में यही बताती है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, दुश्मनी कम करो। फिर बच्चों को कैसे कह दे कि दोस्ती मत करो। जूही के कानों में फिर सूर्यांश की बात पड़ी तो उसे होश आया। सूर्यांश लेखा से कह रहा था, एवरी क्लास में तो तुम आओगी ना? मैं भी आऊंगा। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती और बढ़ जाएगी। मैम की बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ जरूर आऊंगी। मुझे भी मॉम की बातें सुनने में अच्छा लगता है और फिर हम में दोस्ती भी तो हो गई है। मिले बिना कैसे रह सकते हैं? संडे को ही तो हम मिल पाते हैं, बाकी दिन तो अपना अपना स्कूल और घर। एक ही स्कूल में होते तो मिल सकते थे, परंतु स्कूल भी अलग है। बड़ी खुशी खुशी लेखा सारी बातें कह रही थी। स्कूल अलग है तो क्या हुआ, जब हम कॉलेज जाएंगे तो एक ही कॉलेज में जाएंगे, सूर्यांश ने खुशी से कहा। हाँ ठीक है, वादा करते हो? लेखा का प्रश्न। हाँ बिल्कुल, पक्का वादा। तुम कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ोगी? मैं भी वही सब्जेक्ट लूंगा, फिर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे साथ साथ। सूर्यांश की खुशी देखते ही बन रही थी। मैं तो कॉमर्स लेकर के पढ़ूंगी, लेखा ने कहा। फिर मैं भी कॉमर्स लेकर के पढ़ूंगा। मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं एमबीए करूं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, सूर्यांश ने कहा। मैं भी चाहती हूं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से एमबीए करूं, मगर मॉम भेजेंगी कि नहीं पता नहीं।
थोड़ा सा उदास होकर के लेखा ने कहा। अभी से चिंता करके उदास मत हो, अभी का लाइफ तो बिंदास से जियो, बाकी बाद में सोचेंगे हम लोग। लेखा का उदास चेहरा देख करके सूर्यांश ने समझाया तो लेखा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तुम लोग किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो, मुझसे दोस्ती नहीं करोगे क्या? निर्भय ने आकर के पूछा। क्यों नहीं करेंगे, हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के, अपने अपने मोबाइल नंबर दे दो, हम आपस में अपने विचार एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे, सूर्यांश ने कहा। तो निर्भय ने मोबाइल नंबर दिया लेखा और सूर्यांश को। अगली क्लास में तुम लोग आओगे, निर्भय ने पूछा। मैं जरूर आऊंगा। लेखा तुम? सूर्यांश ने पूछा। मेरी मॉम आएंगी तो मैं घर में बैठ करके क्या करूंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलना, बातें करना, मॉम का टॉक सुनना, इससे अच्छा संडे और क्या हो सकता है, खुशी खुशी लेखा ने कहा। ओके, वी आर कमिंग नेक्स्ट संडे, देन वी कैन मीट अगेन, निर्भय ने उत्साह पूर्वक कहा। बच्चों कर ली डिस्कस सारी बातें, हो गई दोस्ती एक दूसरे से, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट संडे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट संडे हमने आपको जो जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर तैयार करना। नेक्स्ट संडे सब ले करके आना, सबको मार्क्स भी देंगे। और एक बात, अपनी अपनी क्लास में सब बच्चों को आप बताना, इस क्लास के बारे में और ज्यादा बच्चे आएंगे तो और अच्छा होगा, ज्यादा लोगों से दोस्ती हो सकती है आप लोगों की। बच्चों के साथ जूही भी बच्ची बन करके आज संडे एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिसे खुशी खुशी जी रही है। बच्चों को देख करके मन खुशी से भर जाता है, बच्चे भी उसे इतना पसंद करते हैं कि उसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझ करके मानते हैं। जूही मन ही मन सोचने लगी, काश यह बच्चे दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें, मेरी क्लास से कुछ सीखें और अपने जीवन में अमल करें तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर एक बच्चे ने भी अपने जीवन में सब बातें आत्मसात करके अच्छे रास्ते पर चल करके दूसरों को कुछ अच्छी बातें सिखाएं तो मैं अपने आप को सफल समझूंगी। जूही की जुबानी निर्भय की वह बात की। वह उर्वशी से नफरत करता है, उससे मिलना नहीं चाहता है। सुन करके उर्वशी कुछ दिनों से अशांत है। सचमुच बात ही कुछ ऐसी है अशांत होने वाली, परंतु इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। दोष है तो उर्वशी और आदित्य का है। आदित्य ने तो अपने बेटे निर्भय को ढेर सारा प्यार का उपहार दे करके उसका मन जीत लिया, मगर उर्वशी ने जो कदम उठाए वह गलत साबित हुए। अब हाथ में कुछ रहा भी नहीं सुधारने के लिए, क्योंकि निर्भय अब इतना बड़ा हो गया है कि अच्छा बुरा समझता है। उसके मन में जो नफरत का बीज अंकुरित हो चुका है उसे एक बहुत बड़ा पेड़ बनने से पहले जड़ से मिटाना होगा, वरना हो सकता है बड़ा पेड़ का रूप लेकर के जीवन में और भी समस्याएं पैदा कर दे। ब्रोकन फैमिली के बच्चे जिस जटिल मानसिक स्थिति से होकर के गुजरते हैं उसे समझ करके सही इलाज करना अति आवश्यक है। माँ जब दूसरी शादी कर लेती है तो भला कौन सा मानसिक स्थिति को समझेगा। फिर भी आदित्य ने पिता होने का कर्तव्य तो अवश्य ही निभाया और निभा रहा है। जब भी उर्वशी को वह बात याद आती है तो आंखें केवल नम नहीं होती हैं, दो नयनों में आंसूधार कपोलों को भिगोती हैं। आखिर उर्वशी एक माँ है, अपना बेटा नफरत करे माँ से या किसी माँ को कभी सहन नहीं हो सकती है। दिल में नस्तर उतर आती है और दिल लुहान हो जाता है। राघवेंद्र भी कई दिनों से यह सब देख रहा है। उसने सोचा शायद उसे लेकर के उर्वशी दुखी है, क्योंकि अब वह मां नहीं बन सकती है। यह जान करके दिन प्रतिदिन उर्वशी के चेहरे की रौनक धूमिल हो जा रही थी। ना वह पहले जैसा सजती संवरती है और ना ही ऑफिस के अलावा कहीं जाने का उत्साह दिखाती है जो पहले दिखाया करते थे। कई दिन हो गए वह जूही से भी नहीं मिले। उर्वशी को पता है जूही से मिलेगी तो निर्भय की बात निकलेगी और उसके मन में फिर निर्भय की बातें नस्तर बन करके चुभेंगी। जूही भी हैरान परेशान है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन में एक बार उर्वशी उससे नहीं मिली हो। जूही के मन में अनजान आशंका ने घर कर लिया, इसलिए उसने सोचा आज मैं ऑफिस जाते ही सबसे पहले उर्वशी से मिलूंगी, देखती हूं क्या हुआ उसे। जब भी फोन करती हूं तो बताती है डोंट वरी आई एम फाइन। ऑफिस पहुंचते ही जूही सबसे पहले उर्वशी से मिलने गई।
उर्वशी से रूबरू बात करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि कई दिनों से जूही उर्वशी को लेकर के परेशान है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उर्वशी के रूम के दरवाजे के सामने खड़ी होकर के जूही ने पूछा। जानी पहचानी आवाज है, इसलिए उर्वशी को समझने में देर नहीं लगी कि जूही आ गई है उससे मिलने। ना चाहते हुए भी उसे जूही का स्वागत करना पड़ा। यस माय डियर, कम इन। उर्वशी ने वार्म वेलकम किया ताकि जूही को कुछ समझ में ना आए। उर्वशी के सामने खड़ी होकर के ही जूही ने दूसरा सवाल किया, आर यू ओके? कितने दिन हो गए मुझसे मिली नहीं। जब भी फोन करती हूँ डोंट वरी आई एम फाइन बता करके मुझे शांत कर देती हो। इन दिनों मैं भी थोड़ा बिजी थी इसलिए आ नहीं पाई, परंतु आज खुद को रोक नहीं पाई। पहले बैठ जाओ, बैठ करके 2 कप कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते पीते बात करेंगे। उर्वशी ने चेहरा ऊपर उठा करके जूही से कहा तो उसने देखा उर्वशी की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं और चेहरा उतरा उतरा सा, पहली सी रौनक नहीं रही। जूही को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने खुद को बिना रोके ही पूछा, क्या बात है उर्वशी, अपनी क्या हालत बना ली हो? मुझे तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है और तुम हमेशा मुझे डोंट वरी आई एम फाइन कह करके चुप करा देती हो। ऐसी फ्रेंडशिप का क्या मीनिंग? गुस्से से जूही ने उर्वशी को एक तरह से डांट भी दिया। जूही को नाराज देख करके उर्वशी उसे शांत करते हुए कहा, काफी आ गई है, पहले कॉफी पियो, कॉफी पीते पीते बात करते हैं। पी लेंगे कॉफी, पहले बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? कॉफी की चुस्की लेकर के मन ही मन कुछ सोचने लगी उर्वशी। जूही मेरी फ्रेंड है, उसे मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, वरना फ्रेंडशिप का क्या अर्थ है? जूही से क्या छुपाना? क्या सोच रही हो उर्वशी? तुम ऐसी तो नहीं थी, बताओ क्या बात है? इतना बड़ा जिगर वाली मेरी फ्रेंड उर्वशी ऐसे कैसे हो गई? कोई तो बात होगी, मुझसे शेयर करो, दिल खोल करके बातें करो, दिल हल्का हो जाएगा। और अगर मुझे इस लायक समझती हो तो हो सकता है कोई रास्ता भी सुझाऊं मैं। कैसी बात करती हो जूही? मुझे पता है तुम काबिल हो, मुझे जो रास्ता सुझाओगी गलत नहीं होगा। फिर मन में बात लेकर के इस तरह तड़प क्यों रही हो? मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? दरअसल जूही, निर्भय की बातें मेरे मन में बहुत चुभी, नस्तर की तरह। कोई बेटा अगर अपनी माँ से नफरत करे तो दिल में नस्तर चुभ जाती है, दिल लुहलुहान हो जाता है। गलती मेरी थी, शेयर करूं भी तो क्या करूं? ना रात को चैन से नींद आती है और ना ही दिन में चैन पड़ता है। राघवेंद्र ने भी पूछा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है मैं डॉक्टरी रिपोर्ट को लेकर के परेशान हूँ। वह खुद भी परेशान है, इसलिए मुझसे कतरा रहा है। मैं कुछ कहूंगी तो मेरी बात मानोगी क्या? क्या बात है, कहो तो सही। राघवेंद्र जी से खुल करके बात करो और एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। बिजी हो जाओगी तो सब कुछ भूल जाओ। जब बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं है तो एक बच्चे को गोद लेने से उस बच्चे का भविष्य भी तो संवर जाएगा। किसी लड़के को गोद लेना है या लड़की को, या तुम दोनों मिल करके तय कर लेना। जूही की बात सुन करके थोड़ी देर खामोश रही उर्वशी, फिर धीरे से कहा, ठीक है, आज मैं राघवेंद्र से बात करती हूँ। वैसे बच्चा गोद लेने का मन नहीं है राघवेंद्र को, परंतु मेरी इच्छा को उसे सम्मान देना पड़ेगा। अगर मेरे जीवन में कोई बच्चा नहीं होगा तो मैं इस तरह घुट घुट करके तबाह हो जाऊंगी। थैंक यू उर्वशी मेरी बात मानने के लिए। एक बच्चा गोद ले लो तो देखो खुशियों के फूल खिल करके जीवन चमन हरा भरा हो जाएगा। मुझे मालूम है जीवन में एक बच्चा आ जाने के बाद सब कुछ कैसे बदल जाता है। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जूही, मुझे इस तरह समझाने के लिए। हमेशा मैं तुम्हें एक अच्छी फ्रेंड मानती हूं, मगर सचमुच तुम केवल एक अच्छी फ्रेंड नहीं, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सलाहकार भी हो। तभी तो मेरी कंपनी भी इतनी अच्छी तरह से चल रही है। तुम पर बहुत गर्व होता है, तुम्हें पा करके मैं बहुत खुश हूं जूही। कहते कहते उर्वशी की आंखें नम होने लगी। जीवन में एक बच्चा आ जाएगा तो इससे भी ज्यादा खुश रहोगी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मुस्कुरा करके जूही ने कहा तो उर्वशी ने भी आंखों में नमी लेकर के मुस्कुराहट बिखेर दी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, जा करके अपना काम तो शुरू करूँ। हाँ एक बात, नो चिंता एंड ऑलवेज बी हैप्पी, अंडरस्टूड माय डियर। यस
बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर मुस्कुरा पड़ी उर्वशी। जूही दरवाजा खोल करके जाने लगी तो उर्वशी एकटक उसे जाते हुए देखती रही और सोचती रही, सचमुच जूही को देख करके लगता ही नहीं कि कितनी बड़ी चोट खा चुकी है। दिलेर है, मैं तो एक झटके में ही बिखर गई, परंतु उसने इतनी निडरता से बिन ब्याही मां बनने का जोखिम उठाया होगा। आई सैल्यूट हर। हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को सम्मान कहाँ मिलता है। सम्मान मिलना तो दूर की बात है, समाज जीने भी नहीं देता है, परंतु उसने सम्मान के साथ जी करके दिखा दिया। अपना सम्मान खुद कमाया और आज सिर ऊंचा करके गर्व से जी रही है। किसी की लड़की हो तो ऐसी ही हो, डरपोक दब्बू किस्म की बिल्कुल नहीं हो, और फेमिनिस्ट हो, मगर फेमिनिस्ट को गलत तरीके से ना ले और ना ही आजादी का गलत तरीके से डिफाइन करे। वैसे जूही ने जो कदम उठाया है उसे मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सही तो नहीं कहूंगी, मगर उसके सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। गलती उसने की, मगर उस गलती को सुधारने की कोशिश भी की। मैं भी कहूँ, मैं भी कहीं कहीं गलत तो थी। फेमिनिज्म को और आजादी को गलत तरीके से डिफाइन किया। मैं भी एक लड़की को गोद लूंगी और उसे जूही जैसी बनाऊंगी। पक्का वादा जूही, तुमसे बिल्कुल वादा किया, तुमसे बिल्कुल पक्का वादा। खुद ही मुस्कुरा पड़ी उर्वशी और खुद को हल्का महसूस करने लगी। घर जाते समय उर्वशी ने मन ही मन पक्का निर्णय लिया कि आज डिनर टेबल पर ही राघवेंद्र से एक बच्चे को गोद लेने की बात छेड़ेगी। डिनर टेबल पर उर्वशी थोड़ी देर चुपचाप बैठी थी तो राघवेंद्र ने ही पहले पूछा, तुम्हें क्या हो गया है उर्वशी? तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं, चेहरे पर रौनक नहीं रही, ना पहले जैसा तुम में उत्साह है, ना ही वह उमंग और तरंग है। तुम्हें तो पता है डॉक्टर ने जो भी बताया है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? क्या करने से तुम खुश रहोगे? तुमसे कुछ बात करने में भी मुझे अपराध बोध होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं। तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, तुम्हें मां बनने की खुशी नहीं दे सकता, जो एक लेडी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। कहते कहते राघवेंद्र की आवाज भर्रा गई और आंखें नम हो गई। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया राघवेंद्र, सचमुच तुम मुझे खुश देखना चाहते हो। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम इस तरह दुखी रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मन में अपराध बोध भर जाता है। फिर मैं जो कहूंगी मानोगे क्या? अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो अवश्य मानूंगा, मेरा वादा रहा। तुमने वादा किया है, तोड़ना मत। नहीं माय डियर, मैं इतना भी बेवफा नहीं हूं। तुमसे प्यार किया है, तुम्हें खुशी देना भी मेरा एक काम है। बोलो क्या चाहिए? राघवेंद्र, मैं एक लड़की को गोद लेना चाहती हूं। आशा भरी निगाहों से उर्वशी राघवेंद्र की ओर देख रही थी। उर्वशी की बात पर राघवेंद्र को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, क्योंकि पहले उर्वशी भी बच्चा गोद लेना नहीं चाहती थी। दोनों की राय एक ही थी, परंतु अचानक उर्वशी ने अपनी राय बदली। देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ राघवेंद्र को। खुद को नॉर्मल रखते हुए राघवेंद्र ने पूछा, आर यू श्योर? तुमने सोच समझ करके निर्णय लिया? हाँ राघवेंद्र, मैंने बहुत सोचा। एक बच्चे के बिना घर भी सूना सूना लगता है और जीवन भी। मुझे एक बच्चे की बहुत जरूरत है जिसके साथ मैं कीमती समय बिताऊं, बच्चा बन करके जीऊं। एक बार फिर से आज बहुत दिनों के बाद उर्वशी के चेहरे पर खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर निर्भय का क्या होगा? निर्भय से मिलने नहीं जाओगी क्या? नहीं, धीरे धीरे निर्भय से मिलना कम करना पड़ेगा। अब वह बड़ा हो गया है, सब कुछ समझने लगा है। फिर भी तुम उसकी मां हो, उसको मां की कमी महसूस होगी। नहीं राघवेंद्र, यहीं पर मैं भी गलत थी। निर्भय मुझसे प्यार नहीं करता है बल्कि नफरत करता है। यह तुम्हें किसने बता दिया? लास्ट बार जब मैं उससे मिलने गई तब उसकी आंखों में मैंने नफरत देखी, परंतु मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया था। मैंने सोचा था शायद उसका मन ठीक नहीं है या फिर तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा भी था, परंतु उसने जवाब नहीं दिया था। जूही ने बताया, उसने जूही को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह मुझसे नफरत करता है और मिलना नहीं चाहता। जूही उससे मिलने गई थी क्या? अरे हाँ, तुम्हें मैंने बताया ही नहीं। जूही उसके स्कूल में कुछ बच्चों की मोरल क्लास लेती है। डिमांड निर्भय ने की थी। जूही का मोटिवेशनल टॉक सुन करके फादर भी तैयार हो गए, इसलिए जूही को एक रूम भी दिया। महीने में 2 संडे जाती है बच्चों को मोरल क्लास लेने के लिए। तब जूही को निर्भय ने सारी बातें कही हैं। उर्वशी की बात सुनकर के थोड़ी देर के लिए चुप रहा राघवेंद्र, फिर धीरे से कहा, अच्छा
इतनी बातें हो गई और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। जब से जूही ने मुझे वह बात बताई है तब से मैं अपने मन के साथ एक तरह का युद्ध लड़ रही हूँ, खुद को समझा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। और मैं समझ रहा था कि तुम मुझे लेकर के परेशान हो, इसलिए मैंने बात करने की हिम्मत नहीं की। इसी तरह दो दिलों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और दूरियां बढ़ती हैं। दोनों ने ही गलत किया है, आगे से मैं तो ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो भी बात हो खुल करके करो, तो बीच में कोई किंतु परंतु रहता ही नहीं है। मेरा भी वादा राघवेंद्र, कोई भी बात मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी, परंतु मैं एक बेटी को गोद लेना चाहती हूँ। तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं, तुम चाहती हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलो कल ही जा करके हम किसी अनाथ आश्रम में देखते हैं। जो बच्ची तुम्हें पसंद हो अपने पसंद से चूज कर लेना, फिर कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। अब तो खुश हो ना। अब वह उदासी का लबादा फेंक करके जरा मुस्कुराओ और खुश रहो। तुम्हें इस तरह दुखी मैं नहीं देख सकता। राघवेंद्र की बात सुनकर के उसकी ओर प्यार भरी नजर से उर्वशी ने देखा और प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। राघवेंद्र उर्वशी की मुस्कान पर फिदा हो गया और उसको अपनी ओर खींचा और कहा, आई लव यू डियर, लव यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। हमारे जीवन में भी एक बच्ची आएगी, जीवन खुशियों से भर देगी। कल की सुबह हमारे लिए एक नई सुबह होगी। आखिर एक अनाथ आश्रम से उर्वशी ने एक सुंदर सी लड़की अडॉप्ट कर ली, जिसकी उम्र है 1 साल। अनाथ आश्रम के हिसाब से जिस दिन लड़की अनाथ आश्रम में आई थी उस दिन उसका बर्थडे मनाया जाता है। उसका बर्थडे आज है, इसलिए उर्वशी ने एक बर्थडे पार्टी अरेंज की, जिसमें उसने करीबी लोगों को बुलाया। इस पार्टी के दिन उसका नवीन नामकरण भी किया जाएगा। उर्वशी के घर में पार्टी हो और उसमें जूही ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल जूही उर्वशी के बहुत करीब है। उर्वशी ने इस पार्टी में आदित्य को बुलाना ना भूला, क्योंकि आदित्य को थोड़ा जलाना भी आवश्यक है। वह आदित्य को यह बताना चाहती है कि वह आजकल खुश है और उससे ज्यादा खुश है। आदित्य के डैड जिसने उसका रिश्ता पक्का किया था अब जिंदा नहीं है, मगर उसके माम को भी पता चलना चाहिए कि जूही दूसरी शादी करके बहुत खुशी से जिंदगी जी रही है। वैसे यह सब दिखावा उर्वशी को पसंद हो सकता है, मगर जूही को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी उर्वशी ने पार्टी में बुलाया तो उपस्थित तो रहना ही पड़ेगा। अगर मन से कोई सचमुच खुश है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह खुशी की पब्लिसिटी करे, मगर आज के समाज में इसे दिखावे को काफी हद तक मान्यता मिली हुई है। कोई खुश है तो पार्टी हो जाए, पार्टी के बिना खुशी जाहिर नहीं कर सकते। भीतर से कोई खुश हो या ना हो, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल जाता है कि आप खुश हैं और बहुत खुश हैं। खुशी तो मन की भावना है, जिसे केवल मन से ही महसूस किया जा सकता है। पार्टी करने से खुशी मिलती है या नहीं, यह तो पार्टी करने वाले ही जाने। मगर बिना पार्टी के भी अगर आप खुश हैं तो पार्टी की आवश्यकता भी कहाँ होती है। सामाजिक रिश्ते नाते के खातिर अगर पार्टी कर रहे हैं तो ठीक है, पर किसी को जताने के लिए पार्टी करना तो किसी हद तक जायज नहीं लगता है। खैर जो भी हो, उर्वशी ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें उसके करीबी मित्र आमंत्रित थे। पार्टी का निमंत्रण मिलने के बाद आदित्य सोच में पड़ गया, तो उर्वशी ने एक लड़की गोद ले ली। मगर लड़की गोद लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई उसे? हाँ, हो सकता है फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए खुद बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। उसे तो अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है। किसी बच्चे से या इंसान से भी ज्यादा मुझे जाना चाहिए। किसी बच्चे से या इंसान से भी ज्यादा मुझे जाना चाहिए कि नहीं। यह कोई बिजनेस पार्टी तो नहीं है कि जाना ही पड़ेगा। पार्टी में जाने से कुछ और फायदा हो ना हो, जूही से अवश्य मिल सकते हैं। परंतु जूही मुझसे बात करेगी क्या? हाँ, इन दिनों तो मुझसे बात करने लगी है। उस दिन फोन पर भी तो बात करे ना करे, एक झलक उसकी प्यारी प्यारी चमकती हुई आंखों को देख करके मुझे तो सुकून मिल जाएगा। इसलिए मुझे जाना चाहिए पार्टी में। उर्वशी ने कहा है निर्भय को भी साथ लेकर के आना, मगर नहीं,
निर्भय को लेकर के नहीं जाएंगे। वहां सब बड़े बड़े लोग रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, निर्भय के मन पर बुरा असर पड़ जाता है। वैसे भी निर्भय जैसे ही सुनेगा कि उर्वशी ने पार्टी के लिए इनवाइट किया है तो सुन करके ही मना कर देगा। इधर जूही सोच रही थी पार्टी में ना जाने कौन कौन आएगा, उर्वशी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, हो सकता है आदित्य भी आए। उसने कहा था आदित्य को भी इनवाइट करेगी। आदित्य के मन में तो इन दिनों मुझे मनाने का भूत सवार है। वह यह सोच करके आएगा कि इसी बहाने जूही से मिलेंगे, बात होगी, परंतु मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अभी से मैं इतना कुछ क्यों सोच रही हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा। जीवन में ना जाने कैसी कैसी घड़ी आए, सामना तो करना ही पड़ेगा। अकेले जीने का बीड़ा उठाया है तो मुसीबत में क्यों घबराना। बिजनेस पार्टी में तो जाना ही पड़ता है, मेरी नौकरी का एक अंग है। और अगर बिजनेस पार्टी में आदित्य मिलेगा तो मुझे नॉर्मल होकर के बातें तो करनी पड़ेगी, वैसे ही नॉर्मल होकर के बात करूंगी इस पार्टी में भी। उर्वशी ने जिस लड़की को अडॉप्ट किया है बहुत प्यारी सी है। जूही ने एक प्यारा सा टेडी बियर उसे गिफ्ट किया और थोड़ी देर के लिए गोद में ले लिया तो वह रोने लगी। उसका रोना सुन करके उर्वशी दौड़ करके आई और उसे गोद में लेते हुए चुप कराने लगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस लड़की को उसने जन्म नहीं दिया है, कुछ ही दिन पहले ही तो गोद लिया है। इस बीच माँ बेटी में इतना लगाव हो गया, देख करके आंखों को सुकून मिलता है। यह दृश्य देख करके जूही बहुत खुश हो गई। सचमुच आज उर्वशी बहुत खुश नजर आ रही है। जूही आकर के एक टेबल पर बैठ गई, सबने अपना अपना टेबल चूज कर लिया और बैठ गए। थोड़ी ही देर में आदित्य आया और इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा जूही अकेली एक टेबल पर बैठी हुई है। अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी, और आदित्य को बहुत अच्छा मौका मिल गया जूही से बात करने का। वह जाकर के जूही के टेबल के पास खड़ा हो गया और एक मुस्कान बिखेर करके कहा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ जूही? आदित्य को देख करके जूही को अच्छा नहीं लगा, मगर इतने लोगों के सामने कुछ कहेगी तो सीन क्रिएट होगा। सोच करके उसने एक मुस्कुराहट बिखेर दी और कहा, ऑफ कोर्स, जगह खाली है तो बैठ सकते हैं। जूही का जवाब सुन करके आदित्य तो बहुत खुश हो गया और बैठते हुए कहा, आई एम लकी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर तो दोनों ही खामोश रहे। जूही तो वैसे भी बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए चुप थी, मगर आदित्य को तो बात करनी थी। वह बहुत देर तक खामोश नहीं बैठ सका और धीरे से कहा, बहुत बहुत थैंक्स जूही। थैंक्स किस बात के लिए? मेरे बेटे की बात मानने के लिए, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। आजकल वह बहुत खुश रहता है, उसकी खुशी देखता हूं तो तुम्हारे लिए मन में बहुत सी दुआएं निकल पड़ती हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दुआएं, मैंने मांगी है क्या जो मुझे दुआएं दे रहे हो? मुझे पता है तुम अभिमान से यह बात कह रही हो, परंतु दुआएं तो पूछ करके नहीं दी जाती हैं, मन से अपने आप निकल पड़ती हैं। अब यह सब बातें कहने का क्या मतलब है? आदित्य निर्भय बच्चा है, मासूम है, उसके लिए मुझे कुछ करने का मन हुआ इसलिए मैंने किया, दुआएं लेने के लिए नहीं। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम्हें समझता था मगर समझ करके भी अनजान बनता रहा, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। बताओ क्या करने से तुम मुझे माफ करोगी? चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इससे क्या होगा? मेरा अतीत लौट करके आ जाएगा, जो घाव तुमने दिया है वह घाव भर जाएगा। नहीं आदित्य, शायद मरते दम तक भी नहीं भरेगा। फिर क्यों उस घाव को और कुरेद रहे हो और कितना दुख देना चाहते? थोड़ी देर मुझे खुशी से जीने दो, मैं बच्चों के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं निर्भय के लिए करूंगी, इसके बदले मुझे दुआएं मत देना, क्योंकि निर्भय उर्वशी का भी बेटा है। कह करके जूही जैसे हाँफने लगी। आदित्य कुछ कहता इससे पहले ही उर्वशी की धमाकेदार आवाज गूंज पड़ी, मेरे सभी फ्रेंड्स, जरा आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। अब मैं अपनी बेटी का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। हमने और राघवेंद्र ने मिल करके उसका नाम तय किया है। उसका नाम रखा है उर्मी। फिर हंसते हुए उर्वशी ने कहा, बहुत सुंदर नाम है ना? आप लोगों को पसंद आया कि नहीं? सभी दोस्तों की एक साथ आवाज गूंजी, बहुत प्यारा नाम है। उर्वशी की बेटी उर्मी, वाह वाह, बहुत खूबसूरत।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग डिनर के लिए आगे बढ़िए और डिनर करिए। रात बहुत हो गई थी, इसलिए उर्वशी से कह करके जूही ने विदाई ली। अपनी कार में बैठ करके कार स्टार्ट करने लगी तो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत देर तक कोशिश करती रही मगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो वह परेशान होकर के बाहर निकली तो देखा सामने आदित्य खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। आदित्य को मुस्कुराते हुए देख करके जूही झल्ला पड़ी। आदित्य ने कभी सोचा ही नहीं था कि जूही इस तरह उस पर चिल्ला पड़ेगी। आदित्य का गुस्सा आने के बजाय बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे पुरानी जूही को देख रहा है, बीता हुआ जमाना याद आ गया जब जूही इस तरह उस पर चिल्लाया करती थी और फिर थोड़ी देर के बाद मनाया करती थी। इस सुखद पल को दिल में से महसूस करने लगा आदित्य। जूही को लगा कि वह जरूरत से ज्यादा बोल गई। अपनी गलती समझ में आते ही उसने फिर धीरे से कहा, गुस्सा मत करना आदित्य, गलती से कह गई। असल में कार स्टार्ट नहीं हो रही है इसलिए पहले से ही परेशान थी। ऊपर से तुम खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं तो खुश हूं अपनी पुरानी जूही को देख करके। अपनी पुरानी जूही से क्या मतलब है तुम्हारा? जूही अब तुम्हारी नहीं है। बार बार पुरानी बात मत दोहराओ। पुरानी बात दोहराने से फिर से मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ जाऊंगी, समझे तुम? गुस्से से जूही ने आदित्य को देखा तो आदित्य फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जैसे ही जूही की नजर आदित्य पर पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसे वही पुराना आदित्य सामने खड़ा नजर आया जो कभी भी उसकी किसी बातों का बुरा नहीं मानता था, हंस करके उड़ा देता था और कहता था, तुम्हें मुझसे प्यार है, बहुत प्यार है, तभी तो गुस्सा करना भी जायज है। मुझे मुसीबत में देख करके तुम्हें खूब मजा आ रहा है ना? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? यहां पर खड़े क्यों हो? दांत पीसते हुए जूही ने कहा, तुम्हें मुसीबत में छोड़ करके कैसे चला जाऊं? तुम्हारे मुंह से इतनी बड़ी बात शोभा नहीं देती। इतने ही बड़े दिल के हो तो कैसे चले गए थे मुझे छोड़ करके? भूल गए क्या वह दिन? एक बार जो गलती की उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं, दोबारा कैसे गलती कर सकता हूं? महान बनने की जरूरत नहीं है, आप ना अपना रास्ता नाप लो। मैं सक्षम हूं, अपने घर पहुंच सकती हूं। मुझे पता है जूही, तुम केवल सक्षम ही नहीं, एक सशक्त इंडिपेंडेंट लेडी हो। घर पहुंचना तो मामूली बात है, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है कि तुम्हें इस तरह छोड़ करके अकेला निकल जाऊं। फिर यहां खड़े खड़े क्या करोगे? तमाशा देखते रहोगे? तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं उर्वशी से कह करके आता हूं कि तुम्हारी गाड़ी यहीं पर रहेगी, उसके सर्वेंट गाड़ी का ध्यान रखेंगे। आदित्य को जाते हुए देख करके जूही सोच रही थी, चाहे तुम जितनी भी अपनापन दिखाओ, जितना भी गुड ह्यूमन बनने की कोशिश करो, मेरी नजर में तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। तुम्हारी नीचता मैंने देख ली है, मेरी नजर में तुम नीच ही रहोगे मिस्टर आदित्य चोपड़ा। मुझे इंप्रेस करने की तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। जूही अब पहले जैसी भोली वाली नहीं रही, शतरंज का दांव पेच सीख गई है। गोटियां कब कहां किस तरह चलना है अच्छी तरह आ गया है उसे। तुम जैसे अमीर जादे भोली भाली लड़कियों को फंसा करके जिंदगी तबाह कर देते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जूही अपनी सोच की दुनिया में विचरण कर ही रही थी कि आदित्य की आवाज कानों में पड़ी। उर्वशी से मैं बता करके आया, उसने अपने ड्राइवर को बता दिया, वह गाड़ी गैरेज में रख देगा। फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? ठीक है, मैं कोई टैक्सी बुलाकर लेती हूं। तुमने इतना किया, थैंक्स, अब तुम जा सकते हो। अब इतनी रात को कोई भी गैरेज खुला नहीं होगा, गाड़ी कैसे ठीक हो सकती है? टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है, इतनी रात को टैक्सी मिलने में भी देर हो सकती है। चलो, तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ करके आता हूं। नो नेवर, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। जूही के चेहरे पर नाखुशी स्पष्ट झलक रही थी। आदित्य जूही की जिद को देख करके मन ही मन सोचने लगा, जैसी थी वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। जितनी जिद्दी थी पहले भी अभी भी है, आज तो इसकी जिद पर मुझे प्यार आ रहा है। फिर कैसे घर जाओगी तुम? उर्वशी भी अपनी बेटी के साथ बिजी है, इतनी रात को उसे परेशान करना भी ठीक नहीं होगा। मेरे माम डैड ने तुम्हारे साथ अगर मुझे देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे कारण ही तो दोनों बीमार हुए हैं, अब मैं उनको और दुख नहीं दे सकती हूं।
तुम जाओ, मेरे लिए तरस खाने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी मैं। तुम्हारे हेल्प के बिना भी मैं जी सकती हूं, जी करके दिखा दिया। अब मुझे इरिटेट मत करो, मैं ज्यादा देर तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है जूही, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, परंतु मैं तुमसे नफरत नहीं करता। जिद मत करो जूही, मॉम डैड कैसे देखेंगे, गेट पर छोड़ करके ही मैं आ जाऊंगा। उन लोग तो अभी सो रहे होंगे। आदित्य आगे बढ़ करके जैसे ही जूही का हाथ पकड़ करके उसे अपनी कार की ओर ले जाने की कोशिश करने जा रहा था तो जूही छिटक करके दूर खड़ी हो गई और कड़कती हुई आवाज में कहा, डोंट टच मी बैड मैन, बिल्कुल छूने की कोशिश मत करना, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमसे मुझे बहुत नफरत है। जूही की कड़कती हुई आवाज सुन करके आदित्य एकदम से रुक गया और एक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना, मैं टच नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम मेरी गाड़ी में आकर के बैठ जाओ और अब जिद जूही प्लीज बैठ जाओ, तुम्हें इस तरह परेशान देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कार में बैठे बैठे जितनी गालियां देना हो दे देना, अभी यहां खड़ी मत रहो, लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी ही बदनामी होगी। प्यार ना सही, नफरत तो मिल रही है, वो क्या कम है। आदित्य की बात सुन करके जूही ने और एक शब्द भी नहीं कहा। वह मन ही मन सोचने लगी, सचमुच आदित्य बदल गया है। इतनी बातें सुन करके भी गुस्सा नहीं किया, पहले सा गुस्सैल नहीं रहा। क्या सचमुच अभी भी मुझसे प्यार करता है? परंतु करता भी होगा तो मुझे क्या, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा और ना ही मेरा मन ऐसा कुछ चाहता है। चलो कोई बात नहीं, आज उसकी बात मान लेती हूं। ठीक है, चलो तुम्हारी गाड़ी किधर है? परंतु मैं सामने नहीं बैठूंगी, पीछे की सीट पर बैठूंगी। पीछे बैठोगी तो पुलिस को शक हो सकता है, पुलिस को लगेगा मैं बदमाश हूं और इतनी रात को किसी को भगा करके ले जा रहा हूं, जो दिल्ली में अक्सर हुआ करता है, इसलिए सामने बैठना ही मुनासिब है। ठीक है, सामने बैठती हूं, मगर तुम मुझे टच भी मत करना, ओके? प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम्हें जो पसंद नहीं है ऐसा काम नहीं करूंगा। अब चलो। आदित्य अपनी कार की ओर बढ़ गया और जूही उसके पीछे पीछे जाने लगी। नीला आसमान देख रहा है और खुश हो रहा है। आज इस जोड़ी को फिर एक साथ देख करके समय कुछ करवट बदले और यह जोड़ी फिर एक दूजे के लिए समर्पित हो जाए और जीवन भर एक साथ रहें तो कितना अच्छा हो। आगे क्या होगा यह तो समय को पता ही है, इसलिए हम समय पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल तो जूही को अपने घर पहुंचने की जल्दी है, नहीं तो मॉम डैड और बेटी लेखा बहुत परेशान हो जाएंगे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 9 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।